नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी शुक्रवार को ओडिशा में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य सरकार के कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, अभी 2 दिन पहले कनाडा में मैं G7 समिट के लिए गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आदर से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मुझे महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार और महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच कर ले आई। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर 35 मिसाइलें दागी हैं। ये जानकारी इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कैबिनेट सचिव योसी फुच ने दी है। उन्होंने इजरायली चैनल से बातचीत में बताया कि पिछले शुक्रवार से अब तक ईरान को लगभग 520 मिसाइलें इजराइल पर दाग चुका है। यानी ईरान लगातार मिसाइल हमलों से इजराइल को निशाना बना रहा है। शुक्रवार को ईरान द्वारा किए गए एक और मिसाइल हमले में इजराइल में कम से कम 17 लोग घायल हो गए। ये जानकारी स्वास्थ्य और इमरजेंसी अधिकारियों ने दी है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें एक 16 साल का लड़का भी शामिल है, जिसे मिसाइल के टुकड़े लगे। शुक्रवार को जब ईरान ने मिसाइल हमला किया तो इजराइल के उत्तरी शहर हाइफा में लोग बचने के लिए एक शॉपिंग मॉल के नीचे बने अंडरग्राउंड पार्किंग में भागे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जब सायरन बजने लगे तो वो सड़क पर चल रहे लोगों के साथ साथ एक मॉल की ओर दौड़े। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि लोग सड़क छोड़कर मॉल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि सुरक्षित शेल्टर कहाँ पर है। सऊदी अरब की परमाणु एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी देश ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बनाए गए परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। सऊदी न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल रेगुलेटरी कमीशन ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि अगर कोई पक्ष शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला करता है या धमकी देता है तो यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। बता दें, गल्फ के अरब देशों में चिंता बढ़ रही है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो उसका असर पर्यावरण और क्षेत्रीय शांति पर पड़ सकता है। ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली घर बुशहर में है, जो तेहरान की तुलना में सऊदी अरब, कतर और बहरीन जैसे अमेरिकी सहयोगी अरब देशों के ज़्यादा करीब है। फिलहाल इजराइल ने बुशहर को अपने हमलों का निशाना नहीं बनाया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बड़ी तबाही और रेडिएशन फैलने का खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये फैसला करते हैं कि अमेरिका अपने बम वर्षक विमान इजराइल की मदद के लिए भेजे ताकि ईरान के जमीन के नीचे बने यूरेनियम प्लांट को खत्म किया जा सके, तो इससे जंग और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और अगर अमेरिका ईरान के सबसे बड़े नेता खामनी की हत्या करता है, जैसा कि ट्रंप ने इशारा किया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उनकी जगह कोई और बेहतर या शांति पसंद नेता आए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर यूरेनियम प्लांट फोर्डो को नष्ट भी कर दिया जाता है तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उल्टा इससे ईरान इस जंग को और फैलाने या न्यूक्लियर हथियार बनाने की रफ्तार और तेज करने का फैसला कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के हमले से पहले अमेरिका और ईरान बातचीत कर रहे थे। ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को एक तय सीमा तक रोकने की बात कर रहा था। बदले में अमेरिका उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे सकता था, लेकिन हमले से बात पूरी रुक गई। हालांकि हमले के बाद भी ईरान ने इशारा दिया है कि वो अभी भी बातचीत के लिए तैयार है, और अगर अमेरिका फोर्डो साइट पर हमला भी कर दे तब भी ऐसा नहीं है कि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला टाल दिया है, जिससे इजराइल एक रणनीतिक मुश्किल में फंस गया है। इजराइल का मुख्य लक्ष्य अब भी ईरान के उत्तर में मौजूद फोर्डो नामक न्यूक्लियर साइट को तबाह करना है, जो जमीन के काफी अंदर बनी हुई है और वहां तक इजराइल के बम ठीक से नहीं पहुंच सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से इजरायली अधिकारियों को उम्मीद थी कि ट्रंप अमेरिका के उन बम वर्षक विमानों को भेजेंगे जिनमें ऐसे हथियार हैं जो इस तरह की गहराई में बने ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि वो इस पर फैसला लेने में 2 हफ्ते तक का समय लेंगे। इससे इजराइल एक दुविधा में फंस गया है। अगर इजराइल ट्रंप का इंतजार करता है तो उसकी वायु रक्षा प्रणाली पर बहुत दबाव पड़ता जाएगा।
ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है और इन्हें रोकने के लिए इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म होते जा रहे हैं। इससे कुछ इलाकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ रही है और बाकी जगहों पर मिसाइलें गिरने का खतरा बढ़ रहा है, चाहे वो आम नागरिकों का इलाका हो या सुरक्षा से जुड़ी कोई जगह हो। इजराइल का हवाई इलाका बंद है और आर्थिक गतिविधियां भी ठप पड़ी हुई हैं। युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका आर्थिक नुकसान भी होगा। जल्द युद्ध खत्म होगा तभी फ्लाइट्स और कारोबार सामान्य होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ये फैसला करेंगे कि इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होगा या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इस मामले में बातचीत की पर्याप्त संभावना है। कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा संदेश है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता की एक महत्वपूर्ण संभावना है, चाहे वो हो या ना हो। मैं अगले 2 हफ्तों के अंदर ये फैसला करूंगा कि अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जाना है या नहीं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर फोन पर बात की है। जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों नेताओं ने इस तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए किए जा रहे अपने अपने कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की और आगे मिलकर काम करने पर सहमति जताई। मुस्लिम देश कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बाथ ईडे से फोन पर बातचीत की है। कतर की सरकारी मीडिया के अनुसार इस बातचीत में शेख मोहम्मद ने इजराइल द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे बार हमलों और उल्लंघनों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इजराइल की हरकतें शांति की कोशिशों को कमजोर करते हैं और पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकते हैं। शेख मोहम्मद ने यह भी कहा कि इजराइल का ईरान में आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाना बहुत गंभीर मामला है, जिससे क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े नुकसान हो सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने इजराइल के हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा है, हमने हमेशा से ही शांति और सौहार्द की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इस युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता यही है कि बिना किसी शर्त के दुश्मन हमला रोके और यहूदी आतंकवादियों के कारनामों को हमेशा के लिए समाप्त करने की गारंटी दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दुश्मन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया अधिक कठोर होगी और उसको इस बात का पछतावा होगा। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बड़ा बयान दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। पेस्कोव ने ये टिप्पणी उन मीडिया रिपोर्ट्स पर की है जिनमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस ने भी संकेत दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। अमेरिका ने यह साफ नहीं किया है कि वो इस जंग में सीधा कूदेगा या नहीं। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा है कि ईरान में सरकार बदलना कभी भी स्वीकार नहीं होगा और अगर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनी की हत्या की जाती है तो ये पेंडोरा बॉक्स यानी अनगिनत मुश्किलों की शुरुआत होगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर अमेरिका की मदद से इजराइल आयतुल्ला अली खामनी की हत्या करता है तो रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी, हम इस पर बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने आगे कहा, इस तरह की हरकत का जवाब ईरान के अंदर से ही आएगा। इससे ईरान में चरमपंथी सोच को बढ़ावा मिलेगा और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हें इसका अंजाम सोच लेना चाहिए। पेस्कोव ने यह भी कहा कि ईरान में सरकार बदलने की बात सोचना भी अस्वीकार है, सिर्फ इस पर बात करना भी गलत है और दुनिया को इसे नकार देना चाहिए। ये बयान अब तक रूस की ओर से ईरान इजराइल विवाद पर सबसे कड़ा और स्पष्ट स्टैंड माना जा रहा है। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बीती रात राहत सामग्री वितरण केंद्रों के पास इजरायली सेना की गोलीबारी में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। गजा के अधिकारियों का कहना है कि लगभग हर दिन राहत सामग्री का इंतजार कर रहे फिलिस्तीनी लोग इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना ने हालिया मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इससे पहले इजरायली सेना कह चुकी है कि वो केवल चेतावनी के लिए गोली चलाती है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने के आखिर से लेकर अब तक राहत सामग्री के लिए जुटे 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में इजराइल और ईरान के संघर्ष की चर्चा है। दूसरी तरफ चीन इजराइल और ईरान के अलावा दूसरा गेम भी मजबूत करने में लगा हुआ है। वो भारत के पड़ोसियों को भारत से दूर कर भारत को चौतरफा घेरने में लगा हुआ है। दरअसल 19 जून को चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय उप विदेश मंत्रियों, विदेश सचिवों की बैठक हुई। ये बैठक चीन के यूनान प्रांत की राजधानी खुनमिंग में हुई।
चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेईतोंग, बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव रूहुल आलम सिद्दीकी, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के एशिया प्रशांत मामलों के सहायक सचिव सिद्दीकी बैठक में शामिल हुए और पाकिस्तान की विदेश सचिव अमना बलूच ने वीडियो के माध्यम से बैठक के पहले चरण में भाग लिया। सुन वेईतोंग ने कहा कि चीनी सरकार पड़ोसी देशों के लिए साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही चीन के अच्छे पड़ोसी, अच्छे मित्र और अच्छे साझेदार हैं और बेल्ट एंड रोड के उच्च गुणवत्ता वाले संयुक्त निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साझेदार हैं। बता दें, चीन भारत को चौतरफा घेरने में लगा हुआ है। इससे पहले उसने अफगानिस्तान को भी अपने पास खींचा है, जिसके बाद निष्कर्ष यही निकला है कि ग्लोबल समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर सीवान पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित बिहार कैबिनेट के तमाम मंत्री और नेता इस मौके पर मौजूद रहे। सीवान में पीएम मोदी ने पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा बिहार के 22 शहरों के लिए सीवरेज और पानी की योजनाओं की शुरुआत की। पिछले 3 हफ्तों में मोदी दूसरी बार बिहार पहुंचे हैं। चुनाव नियमों में संशोधन कर पहले चुनाव से जुड़े सीसीटीवी फुटेज जैसे डाटा तक लोगों की पहुंच को रोक दिया गया था और अब चुनाव आयोग ने एक चौंकाने वाले फैसले में मतदान के वीडियो और तस्वीरों को सुरक्षित रखने के समय को घटाकर सिर्फ 45 दिन कर दिया है। यानी 45 दिनों बाद उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। यानी इसके बाद कोई सबूत नहीं रहेगा और शिकायत होने पर भी इसकी जांच नहीं की जा सकती है। पहले चुनाव के अलग अलग चरणों को 3 महीने से 1 साल तक इसे रखा जाता था। दुरुपयोग का हवाला देकर यह कदम उठाया गया है, लेकिन अब इस फैसले की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह निर्णय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करेगा या प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम है? चुनाव आयोग ने बदलाव के इस निर्णय की घोषणा कदम अवश्य है। एक्सियम 4 मिशन के लॉन्च को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपडेट दिया है। एजेंसी ने कहा है यह मिशन 22 जून को लॉन्च नहीं किया जाएगा। इससे पहले कई बार स्थगित हो चुके इस मिशन को लॉन्च की संभावित तारीख 22 जून बताई गई थी। अब जानकारी दी गई है कि नासा, एक्सियम स्पेस और स्पेस एक्स इस मिशन की लॉन्चिंग को लेकर संभावित तारीख की समीक्षा कर रहे हैं। नासा ने 22 जून को होने वाली लॉन्च को टालने का फैसला लिया है और आने वाले दिनों में नई तारीख तय की जाएगी। एक्सियम 4 मिशन एक कमर्शियल मिशन है जिसे एक्सियम स्पेस नाम की अमेरिकी कंपनी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूदा नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाना है। इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.